नमस्कार एंड जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। क्या क्रिंक मतलब चाइना, रशिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया का गठबंधन क्या विश्व के लिए एक नया संकेत है? क्या इसके वजह से ये जो यूनिटी है क्या ग्लोबल जियोपॉलिटिकल पावर को शिफ्ट करेगा? या ये जो गठबंधन है क्या वो अपने आप में इतना पावरफुल है कि वो वेस्टर्न पावर ब्लॉक्स को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देगा? और इसमें इंडिया का कहां पर स्टांस आता है? तो साथियों, आज के इस इंटरेस्टिंग वाले वीडियो में हम यही चीजों को जानने का प्रयास करेंगे कि जो ईस्ट वर्सेस वेस्ट का मुद्दा है ना, तो वेस्ट कंट्रीज को कैसे ये वाले जो कंट्रीज हैं वो एक अलायंस बना के कैसे उन कंट्रीज को दबाने का प्रयास कर सकते हैं, और अगर वो कर सकते हैं तो क्या वो असल मायने में ट्रूली यूनाइटेड हैं? क्योंकि रिसेंटली ईरान जिसका इशू चल रहा है, ठीक है, इजराइल के साथ, तो क्या रशिया, चाइना ने, नॉर्थ कोरिया ने उसका साथ दिया? क्या चाइना का जो इशू ताइवान के साथ चल रहा है, क्या रशिया ने उसमें उसका साथ दिया? चाइना का ट्रेड वॉर चल रहा है यूएसए के साथ, क्या उसमें नॉर्थ कोरिया और रशिया और ईरान ने साथ दिया? या क्या रशिया का यूक्रेन में साथ चल रहा है, तो क्या चाइना और नॉर्थ कोरिया ने ओपनली सपोर्ट किया क्या? तो आज के इस सेशन में हम यही सारी चीजों को एनालाइज करने का प्रयास करेंगे। तो आई वेलकम माय डियर फ्रेंड्स टू यू टू करियर फर्स्ट आईएएस एकेडमी। मेरा नाम है वीर प्रताप सिंह। साथियों, आपने सुना ही होगा ये जो वर्ड है क्रिंक, CRINK, मतलब चाइना, रशिया, ईरान एंड नॉर्थ कोरिया। अब इनके बीच में ये जो गठबंधन है क्या ये ऊपर की तरफ जाएगा, या ऐसा देखने को मिल सकता है कि क्या ये नीचे की तरफ जाएगा? अब ये जो अलायंस है ना, एक साथ ऐसे दिखता है जैसे कि ये एक एंटी वेस्ट ब्लॉक बन चुका है, मतलब वेस्टर्न कंट्रीज के खिलाफ काम करने वाला ब्लॉक। बट पता है क्या, हर अलायंस में एक केमिस्ट्री होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब वो केमिस्ट्री पॉलिटिकल वे में हो सकता है, इकोनॉमिक वे में, या मिलिट्री वे के अंदर हो सकता है। चाइना और रशिया, दो बड़े पावर्स एशिया के, जिनको ड्रैगन एंड बेयर का कॉम्बिनेशन कहा जाता है, मतलब रशिया बेयर है और चाइना जो है वो ड्रैगन है। और इन दोनों का रिलेशन जो है अभी अभी बहुत ज्यादा तगड़ा चल रहा है, मतलब 240 अरब डॉलर का जो इनके बीच में ट्रेड हो रहा है। ये दोनों ही ब्रिक्स के मेंबर्स हैं, और ये होने के बावजूद भी ये क्या सही मायने में यूनाइटेड है क्या आज के टाइम में? दैट इज गोइंग टू बी द बिगर कंसर्न नाउ। अब ये यूनिटी के अंदर हिस्टोरिकल लेवल में देखें तो आज के समय पे तो ये यूनाइटेड है, लेकिन हिस्टोरिकल लेवल में 19वीं शताब्दी में चाइना और रशिया के बीच में बॉर्डर टेंशंस हुए थे। सोवियत लोगों के ऊपर चाइना ने अपने सप्रेशंस किए थे। तो उसके बावजूद क्या आज के टाइम में ये लोग इतने यूनाइटेड है क्या, ये जानना जरूरी है। इसके अलावा जब हम ईरान की बात कर रहे हैं तो यूएसए ने स्ट्राइक्स किए मिडिल ईस्ट पर, लेकिन चाइना और रशिया ने ईरान का खुलेआम समर्थन नहीं किया, सिर्फ डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स दिए, लेकिन डिफेंस के अंदर उनका समर्थन नहीं किया, सॉलिडारिटी नहीं दिखाई। तो यहां पर क्या एक सवाल उठ के आता है कि क्या ये ब्लॉक सही मायने में यूनाइटेड है क्या? और जब मैं नॉर्थ कोरिया की बात करता हूं तो नॉर्थ कोरिया ने 10,000 से भी ज्यादा ट्रूप्स रशिया और यूक्रेन के इस टसल में दिए थे, लेकिन क्या खुलेआम समर्थन किया क्या नॉर्थ कोरिया ने? तो सवाल ये उठता है कि ये जो क्रिंक है क्या ये सही मायने में एक मिलिट्री पॉलिटिकल ब्लॉक है? क्या ये सही मायने में वेस्टर्न जो पावर ब्लॉक है या नेटो है, क्या वो उसे सप्रेस कर सकता है? या क्या ये सिर्फ एक ट्रांजैक्शनल फ्रेजाइल अलायंस है जिसमें ये जो कंट्रीज है सिर्फ अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से एक दूसरे के साथ खड़ी हैं, सिर्फ अपने फायदे के लिए ये लोग एक दूसरे के साथ खड़ी। तो आज के इस सेशन में हम ये जो यूनिटी है ना इनके बीच में, उसका एक एनालिसिस करेंगे कि क्या ये सही मायने में ये यूनिटी, ये जो अलायंस है, ये इनको ऊपर की तरफ लेके जाएगा, या सिर्फ ये ताश की पन्नों में ये जो लोग हैं ये लोग बिखर के रह जाएंगे। सो दैट इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट वन। तो अभी तक हम क्या सोचते थे कि चाइना, रशिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया ये एक सॉलिड एंटी वेस्ट फ्रंट है जो अगर एक साथ आ जाए तो लगता है कि वेस्ट को तबाह करके रख देगा। लेकिन असल मायने में इसी जुलाई के अंदर कुछ ऐसे गतिविधियां हुई जिससे हमें पता चलता है कि ये जो है ये उस तरीके का अलायंस नहीं है, ये उतना स्ट्रॉन्ग अलायंस नहीं है। जैसे उदाहरण के तहत आप लीजिए, इसके अंदर
कि जो यूएस है, मतलब सबसे पहले तो ईरान की बात कर लेते हैं अपने, कि यूएसए और इजराइल ने मिलकर क्या किया, मई महीने के अंदर ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर इन्होंने बमबारी करी। और चाइना और रशिया जो क्रिंक का एक बहुत बड़ा सपोर्टर है, चाइना और रशिया इसमें क्या करता है, सिर्फ डिप्लोमेटिक लेवल पे कहता है कि नहीं हम ईरान के साथ हैं, यूएसए और इजराइल को ये चीज नहीं करना चाहिए था, लेकिन कोई भी मिलिट्री सपोर्ट यहां पे नहीं दिखाया गया। और यहां पर एक बहुत नामी वॉल स्ट्रीट जर्नल, एक समाचार पत्र है, वॉल स्ट्रीट जर्नल कहता है कि ये जो क्रिंक है ना, इस क्रिंक के अंदर कोई भी म्यूचुअल डिफेंस ऑब्लिगेशन नहीं है जैसे नेटो का है कि भाई अगर एक देश के ऊपर हमला किया तो सारे नेटो कंट्रीज हमला कर देंगे। इनमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर एक देश के ऊपर हमला हो रहा है तो दूसरा जो है वो बस पॉपकॉर्न लेके खाते हुए देखते रहेगा। जब मैं दूसरी बात करूं यहाँ पे नॉर्थ कोरिया की, अगर मैं बात करूं तो नॉर्थ कोरिया ने जो यूक्रेन एंड जो रशिया है उसके बीच का जो वॉर चल रहा था, नॉर्थ कोरिया ने 10,000 से भी ज्यादा ट्रूप्स जो है डायरेक्टली फ्रंट लाइंस पे भेजे रशिया की मदद करने के लिए यूक्रेन के खिलाफ। तो एक तरफ यहां पे ये दिखता है कि नॉर्थ कोरिया ने सिर्फ यहां पे मदद करी। अब क्यों? क्योंकि पिछले ही साल व्लादिमीर पुतिन और नॉर्थ कोरिया के जो तानाशाह हैं उनके बीच में एक अग्रीमेंट होता है जो कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटी के नाम पे होता है, जिसके तहत दोनों भी ये चीज बोलते हैं कि वो हर एक लेवल पे एक दूसरे देश की मदद करेंगे। लेकिन नॉर्थ कोरिया ने सिर्फ और सिर्फ 10,000 से ज्यादा ट्रूप्स ही दिए, बाकी कोई मिलिट्री लेवल का इक्विपमेंट नहीं दिया, सपोर्ट नहीं दिया, जो कि रशिया को यूक्रेन वॉर के अंदर समर्थन चाहिए था। क्योंकि यूक्रेन को वेस्टर्न कंट्रीज से वो सारे बम, वो सारे हथियार, वो सारे पैसे मिल रहे थे जो कि रशिया के पास कमी थी। रशिया के पास मिलिट्री पावर था लेकिन रशिया के पास फाइनेंशियल कैपेबिलिटी कमजोर हो गई थी। तो नॉर्थ कोरिया ने यहां पर इस चीज के ऊपर भी रशिया का समर्थन नहीं किया। तो क्या यहां पे ये लोग सही मायने में दे आर गोइंग टू बी यूनाइटेड, ये सबसे बड़ा सवाल होता है यहां पे। तो ये एक मुद्दा था। तीसरी जब हम बात करें तो रशिया और जो रशिया और नॉर्थ कोरिया की बात थी, इसके बाद जब हम बात करें तो चाइना की बात आती है। तो चाइना जो है वो एक इकोनॉमिक ब्लॉक है बेसिकली। चाइना और रशिया के बीच में $240 बिलियन का ट्रेड है, ठीक है, उनके बीच में आर्म्स ट्रांसफर्स वगैरह ये सब चीजें चलती है। लेकिन जब यहां पे सवाल उठता है कि भाई मदद करने की बात आए कि रशिया अगर कमजोरी में है तो चाइना ने उसकी थोड़ी बहुत मदद करी। लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल यहां पर ये एक स्टेटमेंट देता है, ठीक है, और भी दूसरे समाचार पत्र ये स्टेटमेंट देते हैं कि जो चाइना है ना वो सिर्फ हमेशा अपने आप को ही प्रायोरिटी में रखता है, क्योंकि चाइना का मकसद है खुद को सुरक्षा देना, खुद की उन्नति करना। चाइना का मेन मकसद ये नहीं है कि ईरान हो गया, रशिया हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, इन सबको बैटल्स के अंदर बचाना। चाइना पे कभी भी ये प्रायोरिटी नहीं रहा है। सो चाइना हैज बीन स्ट्रेट अवे वेरी मच क्लियर फ्रॉम द फर्स्ट टाइम। सो यहां पर अगर हम इन एनालिसिस की बात करें तो इन एनालिसिस के अंदर हम क्या देखते हैं कि ईरान के ऊपर बमबारी की गई और उस बमबारी में किसी ने भी साथ नहीं दिया, बस ऊपर ऊपर से समर्थन दिखाया, मिलिट्री सॉलिडारिटी नहीं दिखाया। नॉर्थ कोरिया ने ट्रूप्स तो भेजे, लेकिन जब नॉर्थ कोरिया को जरूरत लग रही है तो रशिया उतना रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा है। रशिया और कम्युनिस्ट पार्टी जो है चाइना की, वो एक साथ आने का प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन ओपनली कभी ये आते नहीं है। और चाइना जो है अपने खुदगर्जी के लिए वो बस अपने फायदे के लिए काम करता है। तो यहां से अलग अलग सवाल उठ के आते हैं कि क्या ये अलायंस सिर्फ बातें करने तक ही है या ये एक्शन भी ये कभी देखने को मिलेगा इसमें? क्या ये ऑटोक्रेटिक फ्रंटलाइन बना पा रहे हैं या बस एक ऐसा कोऑपरेशन जो कभी भी टूट सकता है? क्योंकि ये सभी लोग जब हम देखते हैं, ये सभी लोग हैं कौन? ये सभी लोग तो तानाशाही हैं जनरली अगर हम देखने की बात करें। ऑल्दो यहां पर मेरी बातों को इस नजरिए से मत लीजिएगा, ठीक है, कि मैं व्लादिमीर पुतिन साहब को ऐसा बोल रहा हूं, बट दैट इज देयर, मतलब डिक्टेटर्स का इनका खिताब दिया जाता है। बट व्लादिमीर पुतिन जो है, रशिया जो है, भारत का बहुत अच्छा समर्थन रहा है, ठीक है, तो हम रशिया के खिलाफ इतना ज्यादा बातें नहीं करते। बट यहां पर जो बाकी के लोग हैं देवर तानाशाह। तो यहां पे सवाल यही सारे उठ रहे हैं कि क्या ये असल मायने में इनका जो कोऑपरेशन है क्या वो इतना ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा क्या? सो दैट इज वन अनदर एस्पेक्ट। तो ये जो हम ऑटोक्रेटिक एक्सेस की बात करते हैं, मतलब जो चाइना, रशिया, ईरान एंड नॉर्थ कोरिया, इनका अस्तित्व जो है ये कोई साइंड ट्रीटी
या फॉर्मल अलायंस से नहीं बना, जैसे कि नेटो बना जिसके अंदर ट्रीटी साइन करनी पड़ती है। यहां पर ये लोग आए कैसे एक साथ? मेन फाउंडेशन इनका ये है कि इन लोगों का एक कॉमन रिजेंटमेंट है अगेंस्ट दी पर्टिकुलर वेस्टर्न लेड पावर्स। रशिया का दिक्कत ये है कि जो वेस्टर्न लेड कंट्रीज है वो यूक्रेन में आ रही है। चाइना का दिक्कत ये है कि वेस्टर्न लेड कंट्रीज चाइना का इकोनॉमिक पावर दबा रहे हैं। नॉर्थ कोरिया का दिक्कत ये है कि चाइना जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो नॉर्थ कोरिया को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और ईरान का दिक्कत ये है कि वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं वो ईरान के डेवलपमेंट को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे न्यूक्लियर पावर वगैरह बनने नहीं दे पा रहे हैं। तो हर एक कंट्री का अपना खुद का एक दिक्कत है विद द वेस्टर्न कंट्रीज। अब अगर मतलब यहां से कॉमन क्या हो गया? यूएस लेड डोमिनेंस, मतलब हर एक कंट्री का एक कॉमन एनिमी है, दैट इज यूएसए। सो इसके वजह से ये सब कंट्रीज ने एक साथ हाथ मिलाया और ये बन गए क्रिंक, दैट इज चाइना, रशिया, ईरान एंड नॉर्थ कोरिया। अब अगर हम इसको एक एक करके समझे, दैट इज अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना के अंदर हम क्या समझ सकते हैं, ठीक है, कि चाइना के अंदर व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड इज दैट चाइना जो है ना वो एक टेक्नो अथॉरिटेरियन सुपर पावर है। मतलब वो एक अथॉरिटेटिव सुपर पावर है। शी जिनपिंग आपको पता है वो क्या है? अथॉरिटेटिव व्यक्ति है, ठीक है। इनको अपना राइज करना है, इनको अपने इकोनॉमिक जो उद्धार है उससे इनको मतलब है, ठीक है। और ये इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, ग्लोबल ऑर्डर को भी चैलेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए, इनके इकोनॉमिक उन्नति में इन्होंने क्या किया? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव स्टार्ट किया शी जिनपिंग ने। उसके अंदर 100 से भी ज्यादा कंट्रीज को एक साथ उसके अंदर लाया। उन कंट्रीज के अंदर इकोनॉमिक ट्रैप का पॉलिसी लाया और उन कंट्रीज से उनके सॉवरेन जगहों को छीन लिया। इसके बाद ताइवान के ऊपर चाइना जो है हमेशा साउथ चाइना सी और ताइवान के ऊपर अपने नेवल ड्रिल्स करते रहता है और वहां पर ताइवान की सुरक्षा करने के लिए यूएसए हमेशा खड़ा है। तो इसकी वजह से चाइना और यूएसए का दिक्कत चलते रहता है। फिर ट्रेड वॉर्स के अंदर चाइना और यूएसए का दिक्कत है। फिर इसके बाद क्या होता है कि चाइना जो है उसको रीजनल लेवल पे बहुत बढ़ना है। साउथ चाइना सी पे उसको कंट्रोल चाहिए, उसको हांगकांग के ऊपर कंट्रोल चाहिए, उसको ताइवान के ऊपर कंट्रोल चाहिए। तो ये सब कंट्रोल जो है वो अगर बढ़ा लेगा तो कहीं ना कहीं इसके वजह से ग्लोबल ऑर्डर में दिक्कत आ सकती है, ग्लोबल ट्रेड के अंदर दिक्कत आ सकती है, जो वेस्टर्न कंट्रीज नहीं चाहते। इसके वजह से चाइना का दिक्कत है वेस्टर्न कंट्रीज के साथ। बट यहां पर हमें ये एक बात के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि जो चाइना है ना वो किसी के लिए भी नहीं लड़ता। उसका हर एक स्टेप जो है वो कैलकुलेटेड है, इकोनॉमी ड्रिवन है और सर्वाइवल सेंट्रिक है। क्यों? क्योंकि वो रशिया की मदद क्यों कर रहा है? रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया की मदद क्यों किया? उसने इसके लिए किया क्योंकि रशिया इज अ काउंटर टू यूएसए। चाइना जो है ईरान की मदद क्यों कर रहा है? क्योंकि ईरान इज अ काउंटर टू यूएसए एंड नॉर्थ कोरिया इज आल्सो अ काउंटर टू यूएसए। तो चाइना जो है ना वो हर एक बार अपना कैलकुलेटेड इकोनॉमिक ड्रिवन स्टेप्स ही लेता है जिसके बलबूते पे वो अपना पावर डोमिनेंस बना के रखना चाहता है। जब हम रशिया की बात करें तो सोवियत टाइम पे, सोवियत एरा का डिक्लाइन के बाद रशिया हमेशा से ही अपने वजूद को, अपने पावर को बनाने का प्रयास करते रहा, लेकिन हमेशा उसके रास्ते में बाधाएं आती गई। जैसे आप क्रीमिया के दौरान ले लीजिए, जब रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स किया उस टाइम पे विदेशी जो वेस्टर्न कंट्रीज है उसने रशिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए। यूक्रेन वॉर के अंदर रशिया को दिक्कत होने लग गया और रशिया ने ये यूक्रेन वॉर किया भी इसके लिए क्योंकि रशिया को यह चीज लगता था कि वेस्ट ने रेड लाइन क्रॉस कर दिया और रशिया के सॉवरेनिटी के ऊपर इश्यूज आ रहे हैं। तो रशिया भी जो है वो वेस्टर्न कंट्री से खफा क्यों है? क्योंकि नेटो का एक्सपेंशन रशिया के सॉवरेनिटी को थ्रेटन करता है। यूक्रेन की तरफ जो वेस्ट का आगमन है उसकी वजह से रशिया ने मिलिट्री कार्यवाही करी और वेस्ट कंट्रीज ने सैंक्शंस पे सैंक्शंस लगाने का काम किया। और ना ही सिर्फ रशिया पे, चाइना पे, नॉर्थ कोरिया पे और ईरान पे भी, जिसकी वजह से इन लोगों का कॉमन एनिमी कौन हो गया? वेस्ट, क्योंकि सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं और इकोनॉमिक लेवल पे इन कंट्रीज को दबाया जा रहा है। सो दैट इज वन अनदर एस्पेक्ट। लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पे क्या है पता है? कि रशिया जो है ना वो मिलिट्री एग्रेसिव कंट्री है, लेकिन वो इकोनॉमिकली कहीं ना कहीं आइसोलेटेड है क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगाए गए हैं और उसको चाइना की यहाँ पे जरूरत है। लेकिन वो जरूरत इतनी भी बड़ी नहीं है कि रशिया अपने आप को चाइना के नीचे झुका के रखेगा, क्योंकि चाइना एक इकोनॉमिक पावर हाउस है। तो यहां पर जब हम चाइना और रशिया की यूनिटी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं चाइना जो है रशिया को तहे दिल से मदद नहीं करना चाहता है। चाइना बस ये चीज चाहता है कि रशिया जो कि बहुत ज्यादा वल्नरेबल है अभी, वो यहां पर पैसे
चाइना रशिया को देते रहे और रशिया जो है वो इंडेटेड हमेशा रहे चाइना के प्रति और हमेशा झुक के सलामी करते रहे, जो कि रशिया कभी कर नहीं सकता। इसके अलावा जब हम ईरान की बात करते हैं तो यहां पर ईरान के अंदर अगर हम देखें तो ईरान का हमेशा से ही मसला रहा है। जब से इस्लामिक रेवोल्यूशन 1979 में हुआ, ईरान वेस्टर्न कंट्रीज से हमेशा खफा रहा है और वेस्टर्न कंट्रीज ने हमेशा क्या किया, ईरान के ऊपर उसने अलग अलग सैंक्शंस लगाए, ठीक है, अलग अलग जो ट्रेड डील्स है उसके ऊपर इश्यूज किए, देन यहाँ पर जो ईरान का न्यूक्लियर कोऑपरेशन है उसके ऊपर इश्यूज किए। सो कहीं ना कहीं इसकी वजह से ईरान का भी डेवलपमेंट नहीं हो पाया और नॉर्थ कोरिया का भी वही मसला है। नॉर्थ कोरिया इस पूरे जो अलायंस में सबसे अनप्रेडिक्टेबल प्लेयर है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के अंदर तानाशाही तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे एक्सट्रीम आइसोलेशन भी है, गरीबी भी है, इकोनॉमी अच्छी नहीं चल रही है, लेकिन इसके साथ साथ ये लोग एक डिफेंस पावर हाउस भी है, क्योंकि इनके पास न्यूक्लियर पावर है। ये लोग जो हैं दे आर बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, अलग अलग डिफेंस टेक्नोलॉजीज है। तो ये सब का मेन दुश्मन कौन हो रहा है? द वेस्टर्न कंट्रीज। लेकिन जब हम आइडियोलॉजी की बात करें तो आइडियोलॉजी अलग हो जाती है। जैसे ईरान जो है ना वो एक मुसलमान देश है, वेरएज चाइना जो है वो एक एथिस्ट देश है, नास्तिक देश है। नॉर्थ कोरिया एक तानाशाह है, वेरएज जो रशिया है वो एक्सट्रीम तानाशाह नहीं है। तो यहां पर ये सबके आइडियोलॉजीज अलग है, लेकिन इन सबको जोड़ के रखता क्या है? इन सबको जोड़ के रखता है दी वेस्ट, ठीक है, जब ये वेस्ट के खिलाफ अपना काम करना चाहते हैं। तो यहां पर दिस इज गोइंग टू बी द बिगर क्वेश्चन कि क्या सही मायने में ये लोग अलाइंड है क्या? तो हाँ, ये चारों अथॉरिटेरियन रेजिम्स दिखते हैं और हैं भी, तो ये सब वेस्ट के अगेंस्ट काम करना चाहते हैं। बट सवाल यहाँ पे वही आता है कि क्या ये लोग एक ट्रूली यूनाइटेड स्ट्रैटेजिक डॉक्ट्राइन को फॉलो कर रहे हैं क्या वेस्ट को डिफीट करने के लिए, या ये जो बातें हैं सिर्फ तब तक है जब तक इनमें से एक कंट्री का फायदा होगा। और यहीं पर हम इन करंट सिनेरियोस के ऊपर आ सकते हैं कि ये जो यूनिटी है ना, ये कहीं ना कहीं हमें कहां दिखती है? बस और बस पेपर के ऊपर दिखती है, हकीकत में नहीं दिखती। क्योंकि 2024-25 में जियोपॉलिटिक्स में कुछ ऐसे चीजें हुए हैं जिसकी वजह से हमें लगता है कि नहीं भाई ये लोग साथ में नहीं आएंगे, क्योंकि ये जो अलायंस है ना इन ऑटोक्रेट्स के बीच में जो अलायंस है ये एक व्हाट्सएप ग्रुप जैसा है, ठीक है, दिखते तो सभी ऑनलाइन है, लेकिन जब किसी को काम पड़ जाए तो ब्लू टिक नहीं होता है, ठीक है, या ब्लू टिक होता है लेकिन रिप्लाई नहीं मिलता, तो देख के भी ये लोग अनदेखा कर देते हैं अगर एक दूसरे की मदद करने की बात आए। सो यहां पर दिस इज द बिगर क्वेश्चन, सो दिस इज गोइंग टू बी देयर। सो अगर हम इन्हीं सिनारियोस की बात करें, ठीक है, इन्हीं सिनारियोस की बात करें तो जैसे कुछ यहां पे सिनारियोस आते हैं कि रशिया के लिए सब कुछ रशिया के लिए सब कुछ नहीं कर रहा है चाइना और ईरान। अब ये क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने मदद तो किया लेकिन खुल के मदद नहीं किया सोल्जर्स के अलावा। ईरान ने यहां पर ड्रोन्स दिए रशिया को लेकिन अपने सोल्जर्स नहीं भेजे। चाइना ने बस इकोनॉमिक लेवल पे मदद करी लेकिन उसके अलावा रशिया की यूक्रेन के खिलाफ इन्होंने मदद नहीं करी। तो यहां पर जो अमेरिकन न्यूज़पेपर्स हैं वो सीधे सीधे कहते हैं कि चाइना जो है वो डायरेक्टली रशिया की मदद नहीं करना चाहता है। क्यों? क्योंकि चाइना को ऐसा लगता है कि अगर वो डायरेक्ट मदद करेगा तो कहीं ना कहीं सैंक्शंस उसके ऊपर लागू हो सकते हैं। तो यहां पर यह चीज दिखता है कि रशिया के एक ऐसे युद्ध में जहां पर रशिया का अस्तित्व कहीं ना कहीं डिपेंड होता है, उसके यही दोस्त जानते हुए भी कि रशिया तकलीफ में है वो व्हाट्सएप चैट जैसे रीड कर रहे हैं लेकिन रिप्लाई नहीं कर रहे। और ये जो दोस्त हैं रशिया के, ये कहीं ना कहीं बिहाइंड द वॉल से बस इनडायरेक्ट लेवल पर मदद करना चाहते हैं। दूसरा, ईरान की बात करें तो इजराइल और यूएसए ने जब ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे हमला किया तो रशिया ने सिर्फ कंसर्न दिखाया और चाइना ने भी सिर्फ कंसर्न दिखाया और कहा कि भाई रेस्ट्रेंट परखो, ओपनली कहीं पे सपोर्ट नहीं किया। तो यहां पर जब ईरान अंडर अटैक था तो कोई भी इन कंट्रीज में से ओपनली ईरान की मदद करने के लिए कोई डिफेंस कोऑर्डिनेशन नहीं किया गया। चाइना को जहां पे ताइवान का ऑब्सेशन है, चाइना ताइवान स्ट्रेट के इधर ताइवान के बगल में नेवल ड्रिल्स वगैरह करता है, उसी टाइम पीरियड पे रशिया जो है साइलेंट रहता है। रशिया अपने नेवल चीजों को नहीं भेजता वहां पर नेवल ड्रिल्स के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए। ईरान ने भी कोई वहां पे नेवल प्रेजेंस नहीं दिखाई।
नॉर्थ कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल्स के लॉन्चेस करे, लेकिन वो टाइमिंग ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चेस विद द नेवल ड्रिल्स जो चाइना ताइवान के अंदर, ताइवान स्टेट के अंदर कर रहा है, वो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेटेड नहीं थे। तो यहां से क्या पता चलता है कि भाई चाइना के ताइवान के अंदर ऑब्सेशन में भी जो रशिया है वो साथ नहीं दे रहा है, जो ईरान है वो साथ नहीं दे रहा है, और जो नॉर्थ कोरिया वो भी साथ नहीं दे रहा है। सो दिस इज गोइंग टू बी अनदर एस्पेक्ट इन द पर्टिकुलर जो चाइना वाला एस्पेक्ट। तो यहां पे ये एक पर्टिकुलर पॉइंट आता है। सो अब अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, लास्ट में व्हेन वी टॉक ऑन दिस होल सिनेरियो कि क्या है ये, तो इतना सब जानने के बाद ये जो सवाल उठता है ना कि ये जो एक्सेस बनाई गई है ये एक ऐसे टर्निंग पॉइंट पे खड़ी है जब कॉमन दुश्मन होते ही यूनिटी नेचुरल लगती है इन सब देशों के बीच में, लेकिन जब सारे ही ये चारों देशों को जब एक कॉमन रिस्क उठाना पड़ता है तभी जाके असली दोस्ती का पता चलता है, जो कि इनके अंदर नहीं है। क्योंकि चारों के चारों जो हैं कड़ी मुश्किल टाइम पे थे, तो चारों के चारों एक दूसरे के साथ में नहीं खड़े थे। तो यही आज के सेशन में हमने जानने का प्रयास किया कि क्या ये असल मायने में यूनाइटेड हैं क्या, ठीक है। सो एंड एट द एंड अब आप ये सेशन के बाद आप बताइए कि क्या ये चारों कंट्रीज असल मायने में यूनाइटेड है, और अगर वो नहीं है तो इससे भारत के ऊपर क्या असर पड़ेगा, और अगर वो हैं तो क्या वो वेस्टर्न पावर ब्लॉक्स को हरा सकते हैं क्या। तो इसी के साथ वंस अगेन आई थैंक एवरीवन ऑफ यू फॉर वाचिंग मी, फॉर वाचिंग करियर फर्स्ट आईएएस एकेडमी। टेक केयर एवरीबॉडी, जय हिंद।